ओम। हाँ तो बच्चों, आप सबका वी क्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ इंट्रो दे दूं। थोड़ा सा इंट्रो 9 से रहेगा, फिर हम 10th का शुरू करेंगे। देखो, हम नंबर्स की शुरुआत करते हैं। इसको कैटेगराइज करें ना बेटा, तो एक तो है रियल नंबर। रियल नंबर, और यही है हमारे 10th के फर्स्ट चैप्टर का नाम, रियल नंबर। अच्छा, एक होते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखो, इमेजिनरी नंबर का 10th क्लास तक कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। केवल एक हिंट के तौर पे एक पहचान बता देता हूं कि जब रूट में माइनस के साथ कोई नंबर आ जाए ना, तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। हाँ, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ने हैं, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? बड़ी क्लास में। ठीक है, 10th तक नहीं है। अब हम वापस आते हैं रियल नंबर पे। अब बच्चों, रियल नंबर 9th क्लास में इसकी भी आपने दो कैटेगरी बनाई थी। थोड़ा सा इंट्रो दे दूं मैं। रियल का फर्स्ट टाइप था हमारे पास, जिसको हम कह रहे थे रैशनल। रैशनल नंबर। और दूसरी जो कैटेगरी थी बेटा, वो थी इर्रेशनल। दूसरा टाइप कहो, कैटेगरी कहो, है ना, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसकी हमने एक पहचान भी पढ़ी थी कि भाई रैशनल कौन। तो 9th में हम कहते थे कि रैशनल वो जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और यहां हेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ये जो डिनोमिनेटर है बेटे, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, या फिर इसको बच्चों कह देते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन कह दो, एनडी लिखते हैं इसको, या फिर कह दो इन्फिनिटी। और एक होता है बेटा जीरो अपॉन समथिंग। जीरो अपॉन समथिंग, ये जीरो ही रहेगा। तो ये बात नोट करने वाली है कि समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन, और जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो। तो P बाई क्यू में जो लिखा गया वो रैशनल है, और जिसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाते हों, P बाई क्यू की फॉर्म में जिसको ना लिख पाए, ये 9th में पढ़ रखा है हमने, इसको कहेंगे इर्रेशनल। अच्छा, इसकी पहचान भी थी। एक पहचान क्या थी? पहचान ये थी बेटे कि जो रैशनल है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे? जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि भाई 306 को 8 से डिवाइड करके दिखाओ, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 306 डिवाइड बाय 8, है ना। 8 3 जा 24, बचा 6, कैरी 6, 8 8 जा 64, बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 306/8 की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है? 38.25, 38.25। इट मीन्स ये 0.25 पे जाने के बाद टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है जो खत्म हो जाए। जैसे कई बार कहते हैं ना, कोई गबन कर दे कोई किसी विभाग में, पुलिस आदि में, तो कहते हैं भाई इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब ये होता है इसकी सेवाएं, इसकी नौकरी आगे से खत्म। एक बार बार आप बच्चों ने पढ़ा होगा बस टर्मिनल। बस टर्मिनल, बस टर्मिनल का भी मतलब यही होता है बेटे कि जहां जा करके बस टर्मिनेट हो जाए, कि यानी कि लास्ट स्टॉप है उसका, वो उससे आगे जाने वाली नहीं है, वो टर्मिनेट हो जाए। तो इसी प्रकार यदि किसी की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद पूरा रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो इस इट मीन्स ये है डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की? टर्मिनेटिंग। इसको कहते थे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग,
जिन बच्चों को अच्छे से क्लियर हो ये टॉपिक तो आगे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप था बच्चों इसमें एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, एक डेसिमल एक्सपेंशन होती थी, ये फर्स्ट टाइप की है, जिसको हम कहते थे सेकंड टाइप वाली को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग रिपीट होती हो, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट कभी ना होती हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं लिख दूं 2/3, इट मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को 3 से, तो पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 6 18 2 0 6 18, और देखो ये कभी भी रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। इट मीन्स इसको हम लिख देंगे बेटा 0.666, और नाइन्थ में इसी को आप यूं भी लिख दिया करते इसके ऊपर बार। इसका मतलब इसकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन बार बार रिपीट हो रही है। जो भले ही नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन बार बार अगर रिपीट हो रही है तो उसको भी हम रैशनल की कैटेगरी में रखेंगे, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक डेसिमल एक्सपेंशन होती थी बेटे थर्ड टाइप की, ये दो जो होंगी ना, ये दोनों तो रैशनल की कैटेगरी हैं। यानी कि ऐसे वाली डेसिमल एक्सपेंशन किसी की हो टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, ये दोनों तो होंगे फिर रैशनल की कैटेगरी में। और एक तीसरे टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन थी जो इर्रेशनल के लिए है, जो इर्रेशनल नंबर के लिए है, और उसको कहते हैं बेटे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको नॉन रिक्योरिंग भी कह देते हैं, नॉन रिपीटिंग। रिक्योरिंग किस लिए कहते हैं, देखो ऐसी जो वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन होती थी ना नाइन्थ में 0.6 लिख दिया, इसको हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने। ऐसे ही जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहां लिख दूं 12.01 एंड सो ऑन। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट हो रही, एक बार तो रिपीट होया 01, एक बार हुआ 001, एक बार हुआ 0001, यानी कि हर बार एक जीरो बढ़ती जा रही है। इट मीन्स यहाँ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो रिपीट नहीं कर रही। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो आप इसको रिक्योर नहीं कर सकते। रिक्योर का मतलब होता है कि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ऐसी अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो होती है किसकी, इर्रेशनल की। और अगर टर्मिनेटिंग हो, खत्म ही हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट कर रही हो, तो वो होती है बेटे रैशनल की। अब रैशनल की कैटेगरी में कौन कौन आए, आपके जितने इंटीजर हैं, वोल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, फ्रैक्शन हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सब किस में आ जाएंगे, रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। तो टेंथ में जो रैशनल नंबर है ये शुरू होता है, एक थ्योरम हुआ करती, दो थ्योरम है मेनली यहाँ पे। पहली हुआ करती है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है ना, वो कहते थे, मैं एक हिंट दे देता हूँ, वैसे उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हुआ करते ना, वो जो सिलेबस रिवाइज हुआ उसमें हटा दिए गए हो क्वेश्चन, अब नहीं है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बता देता हूं यूक्लिड डिवीजन क्या था। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या था ये कहते हैं, देखो इसके नाम में डिवीजन आ रहा है, इट मींस ये किसी नंबर की डिवीजन से रिलेटेड था कुछ मामला। कैसे, ये कहते हैं हमारे पास कोई भी संख्या हो, मान लो ए, कोई भी नंबर है ए, तो कहते हैं हम इसके तीन टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी क्यू आर। अब देखो ये है क्या, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों। ये है डिवाइड होने वाला, डिवाइड होने वाला। लॉन्ग डिवीजन तो सब ने किया होगा। जैसे एक एग्जांपल साथ में कैरी करके चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये ए है 17, और मान लो मैं इसको, ये है डिवाइड होने वाला। डिवाइड होने वाला कि इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे डिविडेंट, इसको कहते थे
डिविडेंट, ठीक है, भाज्य। और भाग करने वाला कौन है, डिवाइड करने वाला कौन है, डिवाइड करने वाला है ये बी। बी का मतलब है डिवाइजर, डिवाइजर, भाग जो देगा। अच्छा मान लो हमने इस ए की वैल्यू तो मान ली है 17 और बी की वैल्यू मान ली है 3, यानी कि डिवाइड करने वाला है 3। तो भाई बच्चों कोई भी एक संख्या किसी दूसरी छोटी संख्या से, शर्त यही है भाई दूसरे वाला छोटा होना चाहिए, कोई भी एक संख्या दूसरी छोटी संख्या से डिवाइड की जाएगी तो पक्का कोई ना कोई तो आएगा कोशंट, यानी कि भागफल, और कोई ना कोई जरूर आएगा रिमाइंडर अर्थात शेषफल। हाँ हो सकता है ये आर जीरो भी हो सकता है, जीरो से लेके और 3 के एक कदम नीचे तक, यानी कि जो ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आर, ये आर जीरो से बड़ा या उसके इक्वल होगा और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे वो छोटा होगा, गारंटेड। क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कभी भी रिमाइंडर 3 तो बच नहीं सकता भाई, 3 ही रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब तो फिर 3 1 जा 3, उससे भी डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां अगर ये दो कैटेगराइज करें, ए की जगह हम 17 माने, बी की जगह हम 3 माने, और मैं लॉन्ग डिवीजन करूं तो ए को तो यहां रखेंगे, जिसको डिवाइड करना है डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हो ना बेटा, नोटबुक अपनी साथ लेके बैठना, ऐसे तो सबको लेके बैठना चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, लेकिन हिंदी मीडियम ज्यादा लेके बैठना, क्योंकि जो टर्म जैसे अवशेष फलादि हैं, रिमाइंडर को जो मैं कह रहा हूं आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। तो भाई 3 से करते हैं बच्चों डिवाइड, सबको पता है 3 5 जा 15 और 2, इसमें कौन क्या क्या है देखो बच्चों, ए कलर चेंज करके मैं दिखाता हूं, ये है ना बेटा, ये तो है ए, और ये है बी, और ये है क्यू, और ये है आर। देखो हालांकि क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आ रहे अब नए सिलेबस में, लेकिन पूछ जरूर सकते हैं भाई, किसी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वो पूछ ले भाई एग्जाम में भाई ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ऐसा हो सकता है। तो इसको कहा करते बेटे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज बी क्यू प्लस आर, हेयर बी का मीन्स है डिवाइजर यानी कि डिवाइड करने वाला, क्यू का मतलब है कोशंट भागफल, और आर का मतलब है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बस इतनी सी जानकारी इसके बारे में रखो। अब मुद्दे की बात पे चलते हैं, जो इस साल बड़े काम की चीज है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो मैं तुम्हारे को एक थ्योरम पढ़ाता हूं, यहां लिखा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम में उसने एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट क्या है वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब बच्चा इसको रट लेता है, रटो मत बेटे, इसके एक एक शब्द को समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको, इसमें क्या क्या है देखते हैं हम। हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो ये बड़े अच्छे से समझ में आएगी, और साथ के साथ इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दूंगा। देखो बेटे पहला शब्द हमारे पास आया है एवरी कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी वाले कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या है, देखो बेटे एक कंपोजिट एक इसका उल्टा होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। हिंदी वाले नोट करें, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। प्राइम नंबर सब बच्चे पढ़ के आए छोटी क्लास में, भाई प्राइम का मतलब होता है एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय वन ओनली, ऐसी एक संख्या जो अपने आप से डिवाइड होती हो
या 1 से डिवाइड होते, देखो 1 से तो बच्चों सब होते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो 1 से डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर कौन है जो अपने आप से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सोन, चले जाओ जितनी दूर आपको जाना है। ठीक है, एक 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन हिंदी में क्या है बेटा, जिसको सम संख्या, एक अकेली सम संख्या इवन नंबर है 2 जो प्राइम नंबर है। अदरवाइज कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं मिलेगा, बाकी सब के सब कंपोजिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो इवन ही हो गया तो इट मीन्स वो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। और शर्त प्राइम की क्या है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो। तो भाई 2 को छोड़ के बाकी जितने इवन नंबर हैं सब 2 से डिवाइड तो होंगे ही होंगे। इट मीन्स वो इवन नंबर जितने भी हैं अदर देन 2 सब कंपोजिट में शामिल हो जाएंगे। अब समझ ही गए होगे भाई प्राइम का उल्टा क्या है, कंपोजिट। कंपोजिट कौन होता है, जो डिवाइड हो जाए अपने आप से भी, एक से भी और किसी और से भी, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहां आपके पास इस थ्योरम में ये डायरेक्ट लिख रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कोई भी हो, चाहे कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब उसको दर्शाया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे दर्शाया जा सकता है। यहां फिर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, क्या 128 एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है जी। अभी देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर करके, ये सबको आता है, छोटी क्लास में सब करके आए हैं। 128 सबसे पहले 2, यानी कि डिवाइड किससे करना है, प्राइम से। तो पहले सबसे छोटा प्राइम कौन है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि मैं 128 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार, है ना, ऐसे। और किसी भी कंपोजिट नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर इसको 2 की पावर 6 लिख दो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम लिखा जा सकता है। कितनी बार था ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार था बच्चों, है ना, 7 टाइम्स 2 की पावर 7, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। और ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, और कोई भी संख्या उठा के देख लोगे ना आप, तो सबको ऐसे ही लिखा जा सकता है। कोई भी रेंडमली उठा लो, 268 उठा लिया हमने, 268 के फैक्टर करके देख लो। 2 से शुरुआत करनी है, 2 से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 से भी नहीं हो रहा तो 5 से करो। अगर कंपोजिट है तो कोई ना कोई तो उसका प्राइम फैक्टर जरूर मिलेगा भाई बच्चों, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो प्राइम हो गया तो होगा ही अपने आप से, फिर उसकी तो बात ही खत्म होगी, वो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में फिट ही नहीं बैठेगा, यहाँ तो उसने कंपोजिट कह रखा है। ऐसे करके देख लेंगे, 2 6 जा 2 7 जा। अब 67 आ गया, 67 पे आके गाड़ी रुक गई। इससे आगे क्या करें, क्या 67 किसी की टेबल में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 268 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 67। इट मीन्स इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 67। लेकिन हुए तो टुकड़े, और ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, 2 भी प्राइम और 67 भी प्राइम। इट मीन्स हम हर एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन जो होगी ना, ये बिल्कुल यूनिक होगी। यूनिक का मतलब, और आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। भाई प्राइम फैक्टर ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, आप इस 67 को इधर रख लो, 2 की पावर 2 को उधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं तुम्हारे को, मानो हमने लिखा 21, चलो एक और बढ़ा लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तीनों के तीनों प्राइम, यानी कि 42 एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में दिखा दिया, मल्टीप्लाई में दिखा दिया। अब कोई इस 42 को ऐसे लिख लो भाई,
7 को आगे ले आओ। कोई इस 42 को ऐसे रख लो, 7 × 2 × 3। भाई ऑर्डर चाहे कुछ भी हो इन प्राइम नंबर्स का, लेकिन ये रहेंगे यूनिक। यूनिक का मतलब इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। कोई कहेगा ना जी मेरे 42 में तो मैं तो 5 रखूंगा यहाँ, भाई 5 रखेगा तो उसका प्रोडक्ट 42 नहीं बनेगा। ये है यूनिक, ये यूनिक ही रहेगी। यही थी तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे दिखा सकते हो, प्राइम्स में तोड़ करके। हाँ, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। ये था बच्चों फंडामेंटल थ्योरम। अब हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों हमने इंट्रो में जाना था, एक तो यूक्लिड डिवीजन, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते थे उसके डिविडेंड, कोशंट और रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते थे उसको हम। अब मैंने अपने पास ले ली है एक्सरसाइज 1.1। फंडामेंटल थ्योरम भी हम पढ़ के आ गए हैं, और उसी फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके कई सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, कोई 2 पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। 140 को आप प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाओगे, यानी कि प्रोडक्ट दिखाओगे प्राइम फैक्टर्स का। तो ऐसे ही करना है। प्राइम फैक्टर पहला, प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 से 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, नेक्स्ट आया हमारे पास 5, 5 7 जा 7 1 जा। तो इस प्रकार बच्चों 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 140 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, दिखा दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप जैसे देख लो 3825, इसको भी हम करके दिखा देंगे प्राइम फैक्टराइज 3825। अब देखो बच्चों, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में है 5। 3 की क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का, कि भैया 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप इन सब का क्या करते हैं, सम। 3 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, और 18 3 के टेबल में आता है नहीं आता, आता है। इसलिए ये 3825 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड। अच्छा ये भी मत समझना कि भाई हम 3 को स्किप करके और 5 पे चले गए तो क्या होगा, भाई वो अपने आप आ जाएगा। 5 से करोगे तो 3 का नंबर फिर भी आएगा ऑटोमेटिकली, नीचे जो है ना 3 का मल्टीपल बच जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 5 जा। क्या ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका सम करके देख लो। 7 3 10 5 15, हाँ हो रहा है। 3 4 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा। क्या ये अब भी 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर सम करके देख लो। 4 2 6 5 11 नहीं हो रहा, अब 5 पे आ जाओ, क्योंकि 3 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 है। फिर 5 से करेंगे, और 17 खुद में एक प्राइम है बच्चों। तो 3825 को आप शो कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे किसी नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये था, ठीक है। हाँ इसमें एक मिनट, सॉरी भाई, 17 था बच्चों, 17। तो 17 दिखाना है, 7 नहीं 17 था ये लो, अब ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पॉज करिए। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर का प्रोडक्ट करो, वो उन्हीं नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हालांकि बच्चों ये जो है ना कॉन्सेप्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला, ये 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप कहो कि 3 नंबर का एलसीएम,
3 नंबर का HCF उनका प्रोडक्ट 3 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल 2 नंबर पे ही एप्लीकेबल है। 2 नंबर का प्रोडक्ट उन नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक पार्ट ले लेते हैं हम, जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का। इसमें इसने लिखा है 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो देखो ये कह रहा है कि पहले तो इनका LCM और HCF निकालो। हम इनका LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से निकालेंगे। पहले हम 54 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ऐसे ही हम 336 के करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 8, 4 4 2, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। तो बच्चों इसके हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की। देखो वैसे 1 पावर लिखनी कोई कंपलसरी नहीं होती, लिखो मत लिखो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी की पावर नहीं दे रखी तो 1 ही तो होगी, तो ऐसे लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, अब देखो अब निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालना है भाई? HCF निकालते टाइम इन प्राइम फैक्टर को देखो और ये ढूंढो कि इन दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर दोनों नंबर में कॉमन है। जैसे क्या 2 54 के प्राइम फैक्टर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 2 336 के प्राइम फैक्टर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बेटे जो कॉमन आएगा ना, कॉमन जो होगा उसकी आप लोगे छोटी पावर। HCF में छोटी पावर 2 की पावर 1 छोटी है 4 1, इसलिए एक तो 2 ले लो मल्टीप्लाई। और क्या कॉमन है? एक कॉमन है बेटे इसमें 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो कौन सी पावर लेनी है? छोटी। और क्या 7 इसमें है? इसमें है नहीं, इसका मतलब 7 कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो गया 2 इंटू 3 6। फिर सुन लो, कॉमन फैक्टर होने चाहिए दोनों के, यानी कि 2 इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका भी होना चाहिए। दोनों में जो पावर छोटी होगी वो वाली HCF के लिए लेनी है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, HCF हो गया। जो कॉमन नहीं है नहीं लेना है। अब बात करें हम किसकी? LCM की। LCM में भी ऐसा ही करना है कि पहले आप ढूंढो कॉमन। कॉमन है 2 2, लेकिन यहां रिवर्स हो जाएगी बाजी। 2 की पावर 1 की जगह 2 की पावर 4, यानी कि बड़ी पावर लोगे। 3 की पावर 1 की जगह 3 की पावर 3, बड़ी पावर लोगे। और जो नॉन कॉमन बच गए वो भी LCM के प्रोडक्ट में LCM निकालते समय शामिल होंगे। ये बनेगा इनका LCM। 2 की पावर 4 हो गया है 16, 3 की पावर 327 और 7। इनका प्रोडक्ट जो दोगे आप वो होगा LCM। 27 7 जा 49 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 5 5 9 8 1 4 0 3 3 0 2 4। ये होगा वही बच्चों इसका LCM। HCF में कॉमन छोटी पावर, छोटी पावर, जो कॉमन नहीं है नहीं लेना। LCM में कॉमन बड़ी पावर, कॉमन बड़ी पावर,
और जो नॉन कॉमन है वो भी मान लो यहाँ भी कुछ होता, मान लो इसके साथ भी 11 होता, 54 कुछ और होता यहाँ, और उसके प्राइम फैक्टर में 11 होता, तो एचसीएफ में 11 की गिनती नहीं होनी थी, लेकिन एलसीएम में 11 आना था। ठीक है, ऐसे करके चाहे वो नॉन कॉमन कोई से नंबर में हो, ऊपर हो नीचे हो, वो सब काउंट होंगे। अब रही बात इसकी, ये प्रूव करो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 3024 इंटू 6 इक्वल आना चाहिए किसके, 54 इंटू 336 के। चार का लग गया 2 6 12 2 14 18144। और जब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करोगे दोनों नंबर्स की, तो भी ये क्या आएगा, तो भी यही सेम आना चाहिए भाई। अगर ये सेम नहीं आता इट मीन्स हमने कहीं गलती कर दी है, तो चेक करेंगे। 12 13 इसकी 0 3 24 एक मिनट 336 इंटू 54 4 6 24 4 2 4 3 12 2 14 4 1 4 3 12 1 13 5 6 0 3 30 5 3 15 और 3 18 का 8 है ना, और कैरी। ठीक है, 5 1 30 0 3 3 5 3 15 3 18 का 8 1 5 3 15 1 16 4 4 8 3 11 1। लो भाई बच्चों, ये भी कितना आया 18144। वेरीफाई हो गया कि दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दो पार्ट हो गए हैं, ये दो पार्ट आप खुद कर लेना जो बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। 3 में इसने लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका केवल निकालना है एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि ये देखो एक पार्ट में तीन तीन नंबर हैं, और मैंने अभी कहा था कि तीन नंबर के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं होता है। तो इसका एक पार्ट में कर देता हूँ आपके लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं हम, ये है 12 15 एंड 21। इन सब के प्राइम फैक्टर करेंगे पहले हम। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। अब बात करें एचसीएफ की, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में हमने क्या लेना है, कॉमन। तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, क्या 2, देखो एक से कंपेयर कर लो, किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टर से चेक करना शुरू कर दो। क्या 2 सब में आ रहा है, नहीं। क्या 3 सब में आ रहा है, हाँ। और 3 की पावर सब में 1 1 1 है, तो बड़ी और छोटी का सवाल ही नहीं उठता, तो 3 ही लिखेंगे। क्या और भी कुछ कॉमन है, नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो इनसे कंपेयर क्या करेंगे, एक से कंपेयर करना होता है। तो इट मीन्स केवल 3 है ऐसा जो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, दैट्स ऑल। अब एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम जो कॉमन है पहले तो उसको लिख लो, कॉमन है 3, और ये हाईएस्ट पावर लेनी होती है वैसे, लेकिन इसमें पावर एक ही है। अब जो नॉन कॉमन बचे वो भी लिखो। नॉन कॉमन कौन बचा, इसमें से 2 की पावर 2, इसमें से कौन बचा 5, इसमें से कौन बचा 7। हाँ, एक बात का और ध्यान देना भाई, मान लो इस 15 की जगह कुछ और नंबर होता और उसके फैक्टर होते 3 इंटू 5 इंटू 2 और 7 की पावर 1, और मान लो 21 की जगह भी कुछ और नंबर होता, ये ना होते, और ये होता 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। हाँ, ये ऐसे ही होता, फर्स्ट वाला जो है ना, ये 2 की पावर 2 इंटू 3। तो बच्चों जब एलसीएम लेते ना, तो 2 की पावर 2 आएगा, 3 आएगा।
अब देखो इसमें ऐसा मत करना कि इन दोनों को नॉन कॉमन मान लो तुम, 5 की पावर 2 को भी और 5 की पावर 1 को भी ना, ये इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के कॉमन में से बड़ी पावर आएगी 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 आएगी। तो ऐसा मत कर देना कि एलसीएम निकालते टाइम भाई कॉमन तो है 3 3 3 3 लिख दिया भाई, नॉन कॉमन कौन है 2 की पावर 2, इसमें इसमें है 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, इसमें है 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो तीनों में कॉमन हो पहले तो वो देखना है एलसीएम निकालते, एचसीएफ में तो तीनों में ही होना चाहिए कॉमन, एलसीएम निकालते टाइम पहले तीनों में कॉमन बड़ी पावर, फिर जो दो में कॉमन हो वो ले लो उसकी भी बड़ी पावर, यानी कि ये वाला एलसीएम गलत है और ऊपर वाला एलसीएम ठीक है। जो दो में कॉमन बड़ी पावर, दो में कॉमन बड़ी पावर, जो अब सब में इंडिविजुअल हो अकेला अकेला वो भी ले लो फिर 2 की पावर 2। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां हमने कर दिया है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए बस अब मल्टीप्लीकेशन बची है, 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 20, ये आ गया बच्चों 420। तो 420 है इनका एलसीएम और 3 है इनका एचसीएफ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन 4, गिवन दैट एचसीएफ, जब एचसीएफ के ब्रैकेट में लिख देना ये 306, 657, जब ब्रैकेट में लिख देना तो समझ जाओ इन दोनों नंबर का एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ इसने दे रखा है 9 और लिखता है फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालो, एलसीएम 306, 657, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखो दो नंबर है ये, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एचसीएफ दे रखे 9, एलसीएम का हमें पता नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब देखो बच्चों एचसीएफ था ये दोनों का था, तो 9 से दोनों डिवाइड होंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये दोनों का फैक्टर है 9। अब चाहे 9 से इसको डिवाइड कर दो चाहे इसको कर दो, बात एक ही है। बोलो कितने बजाय, 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27, यानी कि ये बचा 306 इंटू 73। इसका कर देंगे हम प्रोडक्ट, 3 6 18, 7 6 42, 7 3 21, 8 3 3 2 2। तो ये आ गया बच्चों 2 2 3 3 8। दिस इज द एलसीएम। तो दो नंबर का एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकलवा रहा हो, तो दोनों ये फॉर्मूला लगा दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कई बार वो ऐसा भी करेगा, एचसीएफ एलसीएम दोनों दे देगा, एक नंबर दे देगा, तो दूसरे नंबर को एक्स मान लो, यहाँ एक्स को यहीं रखोगे, 306 को नीचे ले जाओ प्रोडक्ट डिवीजन में, या एलसीएम दे देता तो एचसीएफ निकलवा लेता, ऐसा हो सकता है। यानी कि चार चीजें हैं, दो नंबर हैं, एक एचसीएफ है एक एलसीएम है, इनमें से दो नंबर दे दिए, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ निकलवा लेगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिए तो एक नंबर निकलवा लेगा। फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये कह रहा है क्या 6 की पावर n कभी 0 पे खत्म हो सकता है क्या? अब सोचो, देखो 6 की पावर n
भाई अगर ये 0 पे खत्म हो जाए तो बेटे ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड जरूर होगा। अच्छा 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 5 का मल्टीपल है। तो अगर वो 5 का मल्टीपल है तो 6 की पावर n, ये जो बेस है ना 6, 6 भाई इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तब जा करके ये 0 पे खत्म होगा, अदरवाइज ये कभी 0 पे नहीं होगा। अगर किसी के प्राइम फैक्टर में 5 ही नहीं आता तो समझ जाओ वो कभी 0 पे खत्म हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 0 पे समाप्त हो जाए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 जरूर आना चाहिए। तो यहां हम चेक कर लेंगे। अब 6 की पावर n तो कुछ भी हो सकता है भाई बच्चों, 6 की पावर 1000, 1200, कुछ भी लिख दो चाहे वो, लेकिन हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में एज 6 की पावर n हैज ए बेस 6 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, या प्राइम फैक्टर्स लिख दो ऑफ 6 आर 2 एंड 3। भाई 6 के तो प्राइम फैक्टर यही होंगे बच्चों, 6 को लिख दोगे 2 इंटू 3। और जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं आते वो कभी 0 पे खत्म नहीं होगा। 2 भी आना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में और 5 भी आना चाहिए। अकेला 2 आ गया तब वो 0 पे एंड नहीं होगा, अकेला 5 आ गया तब वो 0 पे एंड नहीं होगा। प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3। This implies the prime factors of 6 doesn't contain 5, ये 5 को कंटेन नहीं करता, so it never has 0 as its, या ऐसे लिख दो, so 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ये कभी 0 के साथ समाप्त नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो भी बेस में हो, 12 की पावर n, 28 की पावर n, किसी की भी पावर, उसमें अगर दो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसकी बेस की, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं तो 0 पे एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हालांकि इसमें है तो दो पार्ट, एक मैं कर रहा हूं एक आप कर लो। इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख रहा हूं मैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। उसने तो क्वेश्चन में लिखा आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसने तो दो लिख रखे हैं ना, तो एक आप कर लेना एक मैं लिखता हूं। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं वही कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो और किसी और से भी डिवाइड हो, वो कंपोजिट है। इट मींस कंपोजिट की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 1 और इटसेल्फ कंपोजिट नंबर के अलावा भी कुछ आना चाहिए। जैसे कोई कहे भाई 7 कंपोजिट नंबर है, नहीं है बिल्कुल भी। इसके प्राइम फैक्टर करो, कुछ नहीं हो सकते इसके अलावा, 1 इंटू 7। 19 एक प्राइम नंबर है, 1 इंटू 19, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। और कंपोजिट कौन होगा, जो नंबर के अलावा भी कुछ आ जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, वही कंपोजिट है। बस इसी बात का हम यहां पे यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसमें प्लस का निशान है यहाँ, इसके प्लस के पहले भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, तो क्यों ना मैं 13 ले लूं कॉमन, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को एज ए मल्टीपल ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, मल्टीपल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स।
ताकि हम ये बता सकें भाई अगर दो चीज प्रोडक्ट में आ रही हैं तो इसका मतलब वो कंपोजिट है। प्राइम होता तो वो नंबर खुद आता और वन आता, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए था, जैसे अभी 19 किया था। तो मैंने 13 कॉमन ले लिया, इसको लिखेंगे 7 × 11, और ये 13 आ गया कॉमन और प्लस प्लस, और 13 कॉमन, अगर ये 13 कॉमन आ गया तो बेटे प्लस के निशान के बाद वन बचेगा, सब कुछ कॉमन में यानी कि वन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 13 77 + 1, इसको लिख सकते हैं 13 × 77 + 1 78। इट मीन्स 13 × 78। ये जो भी नंबर था, जो भी था ये नंबर, इसको सॉल्व करके कुछ भी आता, इतनी बात कंफर्म है कि इसके ये दो फैक्टर हैं भाई पक्का, 13 और 78। नंबर इट सेल्फ देखो, वन के अलावा आगे ना ये दो फैक्टर। हेयर द गिवन नंबर हैज 13 and 78 as its factors, so it is a composite number। आपने दिखा दिया कि इस नंबर के दो फैक्टर हैं, 13 और अच्छा 78 को आगे भी फैक्टराइज कर सकते हो, 78 को 2 से डिवाइड करके इसके फैक्टर बना ले, 2 × 39, 39 फिर 13 से हो जाएगा, यानी कि कई सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके। और हमें तो दो ही चाहिए, दो आगे तो भाई ये कंपोजिट तो पक्का है, तो प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है ना, उसमें प्लस के निशान से पहले और बाद में 5 है, उस 5 को आप कॉमन ले लेना, ऐसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा वो दो नंबर्स का, दो फैक्टर आ जाएंगे उसके और वो प्रूव हो जाएगा कि वो कंपोजिट है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसी मैदान का। सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो हिंदी में ये कह रहा है, एक सोनिया नाम की लड़की मानो इस ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक के इस ए पॉइंट से ड्राइव करना शुरू करती है। वो एक राउंड पूरा करेगी तो 18 मिनट लगाएगी। इसी प्रकार एक रवि नाम का लड़का अगर इसको ड्राइव करेगा, इसका राउंड लगाएगा तो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा। यानी कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। सोनिया एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। अब देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड, और मैं यहां लिखता हूं रवि और यहां लिखता हूं सोनिया। पहले तो है ना इसका कॉन्सेप्ट समझो सवाल का, ये नहीं कि भाई हम रटा रटा भाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल, क्यों निकाला भाई एलसीएम, उसका रीजन भी तो ढूंढेंगे ना। फर्स्ट राउंड की बात करेंगे बच्चों, तो इसने ली 12 मिनट, इसने ली 18 मिनट, ये इनका टाइम मिनट में। अब हम बात करें सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में इसने 12 और 12 24 मिनट ली, 18 18 36 मिनट ली। फिर हम बात करें थर्ड राउंड की, यानी कि तुमने ऐसा टाइम ढूंढना है जो दोनों के लिए कॉमन हो, क्योंकि उसका सवाल ही ये था कि बताओ कितनी देर बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे। अगर ए से शुरू करेंगे तो रवि ने एक चक्कर किया 12 में, फिर अगले के लिए चल पड़ा, सोनिया ने 18 में। एक ऐसा टाइम ढूंढो जो दोनों के लिए कॉमन हो कि उतनी देर बाद वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। रवि 12 मिनट में स्टार्टिंग पे पहुंचेगा, 12 मिनट बाद फिर 24 मिनट बाद पहुंचेगा, फिर 36 मिनट बाद पहुंचेगा, 12 का टेबल चलता चला जाएगा। सोनिया 18 मिनट बाद पहुंचेगी इसी पॉइंट पे, फिर 36 मिनट बाद पहुंचेगी इसी पॉइंट पे, फिर 54 मिनट बाद पहुंचेगी इसी पॉइंट पे, 18 का टेबल चलता चला जाएगा। इट मींस थर्ड राउंड कंप्लीट करने के लिए रवि को चाहिए 36 मिनट और इसको चाहिए 54। अरे ये टाइम तो मैच कर गया बच्चों, दिस इज द कॉमन टाइम।
36 मिनट के बाद सोनिया भी यहीं थी स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 चक्कर पूरे करके, और रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे था 3 चक्कर पूरे करके। इट मींस 36 मिनट वो टाइम है जब रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये तो था इसका एक रीजनिंग के तरीके से सॉल्व करना, तर्क से, लॉजिक से। वैसे क्या करें हम, देखो हमें कोई ऐसा टाइम चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन हो, ताकि उस कॉमन टाइम पे ये दोनों यहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट ए पे मिल जाएं। और जब हम दो नंबर की, ये नंबर ही तो है 12 और 18, जब दो नंबर का कॉमन निकाल लें हम, कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों से डिवाइड होती हो, 12 से भी 18 से भी, उसी को तो हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, जो 12 और 18 दोनों के टेबल में आता हो। तो यही निकालना था, ये तो था बेटे लॉजिक से। अब हम इसको करते हैं फॉर्मूला से। हम लिखेंगे द टाइम आफ्टर विच रवि एंड सोनिया again meets at starting point is calculated by finding LCM of 12 and 18। हम 12 और 18 के LCM से पता लगा लेंगे वो समय, जिस समय पर ये दोबारा से आपस में मिलेंगे। तो LCM निकालने के लिए भाई बच्चों क्या करें, LCM के लिए आप 12 के मल्टीपल 2 × 2 × 3, ओ सॉरी फैक्टर करो, यानी कि 2 की पावर 2 × 3। 18 को क्या लिखोगे, 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 की पावर 2। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एलसीएम जब दो नंबर का निकालना हो तो कॉमन है 2 इन दोनों में, पावर बड़ी, कॉमन 3 है दोनों में, पावर बड़ी। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 36। तो एलसीएम किनका 36। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया अगेन मीट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगा और एक्सप्लेनेशन ठीक हो तो आप वी क्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कंटिन्यू ये वीडियो आती रहेंगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारे मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, मैथ्स और साइंस दोनों कराएंगे हम आपको, मैथ्स के भी और साइंस के भी। 10th के 9th क्लास सब क्लासेस के होंगे। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े, और कंप्लीट सिलेबस हम आपको देंगे नए कैरिकुलम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, धन्यवाद आप सबका।